तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर डेल्टा। अभी तक तो हमने देखा कि हर एक तरीके के सिमेट्री में, हर एक तरीके के ज्योमेट्री में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है। ऑक्टाहेड्रल देखा, लीनियर देखा, टेट्रागोनल टेट्राहेड्रल देखा, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स देखे, बट जो मेन दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल थे। अब हम देखेंगे कि वो क्रिस्टल फील्ड को, उसकी स्प्लिटिंग को कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। The extent of splitting of d orbitals, the extent of splitting of d orbitals, that is the magnitude of 10 dq is influenced by a number of factors like। अब ये splitting of d orbitals है, मतलब ये 10 dq का वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड रहने वाला एनर्जी का, वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। देखो, एक तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, सीधी सी बात, हमने देखा कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स का अलग अलग ज्योमेट्री था। दूसरा नेचर ऑफ लाइगेंड, आपका लाइगेंड कैसे होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से उसका स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। 4 लाइगेंड है, 6 लाइगेंड है, कितने लाइगेंड्स है, एक लाइगेंड है, दो, एक लाइगेंड तो होता नहीं है, 2 या 3 लाइगेंड। चार्ज ऑन द मेटल आयन के ऊपर चार्ज क्या है। पोजीशन ऑफ द मेटल इन द ट्रांजिशन सीरीज में उसकी पोजीशन किधर है। So first one is geometry of the complex. In octahedral complexes, the extent of splitting of d orbital is much more than the tetrahedral complexes for the same metal ion or and ligands. जैसे कि हमने देखा, अगर आप सेम सेंट्रल मेटल रखते हो और सेम लाइगेंड रखते हो, लेकिन एक आपने अरेंज किया ऑक्टाहेड, एक को आपने बना दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक को बना दिया आपने टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक को बना दिया आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक को बना दिया टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स। तो दोनों में से किसकी एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, दोनों में से किसकी एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा होगी। ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, मतलब ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन डबल द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी का जो वैल्यू है उसका डबल से भी ज़्यादा डेल्टा ओ का वैल्यू है। सो दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू -4/9 डेल्टा ओ। दिस डिफरेंस इन 10 DQ वैल्यू इज बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। अभी 2 फैक्टर्स की वजह से है, ठीक है। कौन कौन से 2 फैक्टर्स है जरा हम लोग देखते हैं। In octahedral complexes, 6 ligands are involved, while in tetrahedral only 4 are involved. This results in 33% of decrease in ligand field strength, provided other factors remain the same. देखो, जो भी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को, उसके स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो सारे के सारे फैक्टर्स चेंज नहीं हुए। खाली चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि एक जगह पे आपका 6 लाइगेंड था, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में। अभी आपका कितना हो गया है टेट्राहेड्रल में, 4 लाइगेंड्स, ठीक है, 4 लाइगेंड्स हो गया। इसके वजह से अब लाइगेंड कम हुआ तो फील्ड, जो फील्ड जनरेट हुआ था वो फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम होगा, और वो कितना डिक्रीज हुआ, 33% डिक्रीज हुआ फील्ड का स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसकी वजह से एक तो इसका एनर्जी कम होगा, और अदर फैक्टर सेम था। अभी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द लाइगेंड्स आर सिचुएटेड एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ dz² एंड dx² - y²। अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लाइगेंड्स जो है एग्जैक्टली किसके डायरेक्शन में सिचुएटेड है, dz² एंड dx² - y² ऑर्बिटल्स। मतलब ये दो ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन में एकदम अरेंज्ड है ऑर्बिटल्स। While the in tetrahedral complexes, the ligands are not aimed at any of the d orbitals but exert more influence on the t2g orbitals than on the eg orbitals। अभी टेट्राहेड्रल में क्या है, यहाँ पे देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या था, एग्जैक्टली डायरेक्शन में था, किसके डायरेक्शन में, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल के डायरेक्शन में था। लेकिन टेट्राहेड्रल में कोई भी लाइगेंड किसी भी डी ऑर्बिटल के डायरेक्शन में नहीं है, तो वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा स्प्लिटिंग के लिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपल्शन T2G ऑर्बिटल के ऊपर ज़्यादा था एज कम्पेयर टू EG ऑर्बिटल के ऊपर, ठीक है। इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस द डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग इज मोर देन द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। स्क्वायर प्लेनार में ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग, वो अभी आगे हम देखेंगे, एक्सप्लेन लेटर इन डिटेल। सो डेल्टा SP इज ग्रेटर देन डेल्टा O, मतलब जो आपका ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी है बहुत कम है स्क्वायर प्लेनार के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये समझा होगा। एक एक तो आपका फैक्टर क्या था,
जो कि एक 6 लाइगेंड है एक में और एक में 4 लाइगेंड है, जिसकी वजह से 33% स्ट्रेंथ पहले ही डिक्रीज हो गया लाइगेंड फील्ड की। फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था कि दो लाइगेंड जो था सीधा डायरेक्शन मतलब डी ऑर्बिटल के, दो डी ऑर्बिटल के डायरेक्शन में अपना हाथ डाल रहा था, और यहाँ पर कोई भी उसके डायरेक्शन में नहीं है। तो एक हमारा हो गया ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। एक एक हमने देख लिया रीजन, क्या रीजन है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या देखेंगे, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स बोलो, नेचर ऑफ लाइगेंड्स देखेंगे कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो नेचर ऑफ लाइगेंड्स, बाय एग्जामिनिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा of various transition metal complexes, it has been found that the position of absorption spectra and hence the value of 10 dq for any given metal ion depends upon the ligands attached to it. The values of 10 dq for a number of chromium 3 plus complexes with different ligands are given in table 1.4. अभी हम टेबल 1.4 देखेंगे। अभी इसमें पहले बोला क्या है समझ लेते हैं। जब हम लोग ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकाला अलग अलग ट्रांजिशन मेटल का, जब हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकाला अलग अलग ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है, तो हमें क्या मालूम पड़ा, हमें मालूम पड़ा कि सबका जो पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोग पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं तो हम लोग एनर्जी भी निकाल सकते हैं। पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अगर हम निकालते हैं तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, वो निकालने के बाद हमको क्या मिलता है, हमको वेव नंबर मिलता है, हमको वेवलेंथ मिलता है, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। 10 डी कितना एनर्जी होगा वहाँ पे, कोई भी मेटल के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये जो एनर्जी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कौन सा लाइगेंड और कितना, मतलब कौन सा लाइगेंड अटैच्ड है सेंट्रल मेटल के साथ। ठीक है, तो इसके वजह से दी वैल्यूज ऑफ 10 डी क्यू फॉर अ नंबर ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट लाइगेंड्स आर गिवन। सो हमने क्या लिया, मेटल जो था, जो आपका सेंट्रल मेटल रहता है उसको हमने सेम लिया, लेकिन हमने जो उसके वो रहते हैं लाइगेंड्स उसको चेंज किया। तो हमको जो एनर्जी आया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आया वो हमको सबका अलग अलग आया। क्यों, क्योंकि हमने लाइगेंड्स चेंज किया। अभी हम लोग देखते हैं, देखो पेज नंबर 28, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बाय वेरियस लाइगेंड्स। क्लोराइड आयन देखा हमने, इसके साथ कितना है देख लो, वाटर के साथ कितना है, अमोनिया के साथ कितना है, साइनाइड आयन के साथ कितना है, सबके साथ अलग अलग है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम सेम है यहाँ पे। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम टेबल 1.4 इट इज क्लियर दैट द साइनाइड ligand produces more crystal field splitting and hence it is a strong ligand, while chloride ligand produces less splitting and is a weak ligand. Hence the value of delta O is minimum for this one and maximum for this one. ठीक है, क्रोमियम हेक्साक्लोराइड एंड क्रोमियम हेक्सासाइनाइड। ठीक है, हेक्सासाइनाइड के लिए सबसे ज़्यादा है। हमने वीक लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड पढ़ा था। वीक लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में हमने देखा था कि जितने भी हेलाइड्स होते हैं वो वीक लाइगेंड होते हैं, जितने साइनाइड हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का फील्ड ज़्यादा होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए देखो वीक लाइगेंड का कम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझा ये चीज़। अभी थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर हमारे पास है चार्ज ऑन द मेटल आयन। मेटल आयन के ऊपर क्या चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है थर्ड फैक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा ओ इंक्रीजेज एज द चार्ज ऑन द मेटल आयन इंक्रीजेज। सिंस क्रिस्टल फील्ड थियरी इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, द आयनिक चार्ज on the central metal has a direct effect on the magnitude of 10 dq. In general, a metal ion will with higher charge draws the ligand more closer and hence produces more splitting than the ion with lower charge. Thus 10 dq values for hexa co-complexes for chromium 2 plus chromium 3 plus are 166 plus 1.1 and 213.1। अभी होता क्या है, सिंपल सी बात है। हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या कहता है कि जो लाइगेंड्स है और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इसका मतलब वो आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। अब आयोनिक बॉन्ड कब स्ट्रांग होता है, आयोनिक बॉन्ड तभी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आयोनिक बॉन्ड तब ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब उसके ऊपर चार्ज जो है ज़्यादा हो। ज़्यादा चार्ज रहेगा, ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मेटल के ऊपर आप चार्ज बढ़ा दो तो वो और ज़्यादा पावर के साथ लाइगेंड को अपनी तरफ खींचेगा, और लाइगेंड को अपनी तरफ और ज़्यादा पावर से खींचेगा तो रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, और रिपल्शन जब और ज़्यादा बढ़ेगा
तो एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है, ज़्यादा लाइगेंड क्लोज आ जाएगा, मोर क्लोजर लाइगेंड कम मोर क्लोजर, एंड हेंस प्रोड्यूसेस मोर स्प्लिटिंग देन द आयन विद ए लोअर चार्ज। इसलिए 10 DQ वैल्यूज सबका डिफर करता है। क्रोमियम 2 के साथ देख लो कितना है 166, क्रोमियम 3 के साथ 213 है किलो जूल्स, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फोर्थ वन इज पोजीशन ऑफ मेटल इन द ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज में क्या पोजीशन है मेटल का, ये फोर्थ फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व है। The value of delta O depends upon the position of metal in the transition series, that is whether it is the first, second or third transition series. The extent of crystal field splitting varies with the metal of the first transition series to the metal of third transition series, involving 3D, 4D and 5D orbitals respectively. In general, the value of 10 DQ increases on descending the group transition elements, that is from first to third transition series. This variation of 10 DQs is value is very clear from table 1.5. देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि आपका जो पोजीशन है मेटल का ट्रांजिशन सीरीज में उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और हमारे पास फर्स्ट सीरीज है, सेकेंड सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज है। सो पहले सीरीज में जो होगा उसका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा कम होगा, सेकेंड सीरीज में थोड़ा और ज़्यादा होगा, थर्ड सीरीज में थोड़ा और ज़्यादा होगा, फोर्थ सीरीज में सबसे ज़्यादा होगा। सो ऐसे डाउन द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, डाउन द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे कोबाल्ट देखो, इसका एनर्जी देखो 274.9, रोडियम का और बढ़ गया 406.4, इरिडियम थर्ड में आता है थर्ड सीरीज में 489.9, ऑलमोस्ट 490 आप समझ लो। तो इतना ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो हमने क्या क्या देखा, हमने फैक्टर्स देखा, फैक्टर्स में क्या क्या देखा हमने, विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। फर्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वन इज नेचर ऑफ द लाइगेंड, थर्ड वन इज चार्ज ऑन द मेटल आयन, फोर्थ वन इज पोजिशन ऑफ द मेटल इन द ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। सबसे पहले तो ज्योमेट्री कैसा है कॉम्प्लेक्स का, लाइगेंड का नेचर कैसा है, उसके बाद चार्ज ऑन दी मेटल आयन, लाइगेंड का नेचर मतलब वीक लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, वीक लाइगेंड होगा तो कम, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा। चार्ज ऑन दी आयन, ज़्यादा चार्ज होगा आयन में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा रिपल्शन होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगा, ज़्यादा एनर्जी आएगा। पोजिशन इन द मेटल इन द ट्रांजिशन सीरीज, डाउन द ट्रांजिशन सीरीज एनर्जी इंक्रीजेस। सो फैक्टर्स कंप्लीट हो गया।